इंफॉर्मेशन इन दियर टेंजिबल की नहीं रहेगा साहब, कागजों पे पता लगना चाहिए कि क्या आपको पता चला है और उस इंफॉर्मेशन का मेरे से क्या ताल्लुकात है और उसके बेसिस पे कैसे निकल रहा है कि मेरी इनकम हो रही है और वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो मैं उसी इंफॉर्मेशन पे कर रहे हैं। दैट इज व्हाट दिल्ली हाई कोर्ट इन ओरिएंट क्राफ्ट हैज डिनाइड इट, वरना वो 143(2) में और 148 में कोई अंतर नहीं रहेगा। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस जो 148 में कई सेमिनार्स में हम डिस्कस करते हैं, ये 26 AS, आई बिलीव इट्स ए घोस्ट ऑफ इट इज हैविंग डबल वैमी। अगर कहीं ऐसा लगता है डिपार्टमेंट इसको जहां लगता है अपने फेवर में लगा देता है और कहीं लगता है तो हमारे अगेंस्ट लगा देता है। तो कैसा हुआ कि साहब 26 AS के अंदर कपिल गोयल एक प्रोफेशनल है, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरी एक रिटर्न मैंने फाइल करी, मुझे कुछ अपने क्लाइंट से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस मिले, दैट इज रिइंबर्समेंट। मेरी P&L अकाउंट के अंदर जो रिइंबर्समेंट मैंने फाइल की डेफिनेटली प्लस माइनस जीरो हो जाएगा। रिइंबर्समेंट रिसीट का पार्ट थोड़ा बनेगा क्योंकि उसमें अगर वो कॉस्ट बेसिस पे है तो जीरो आएगी। 26 AS जो डिपार्टमेंट के पास आया उसके अंदर जो डिडक्टर ने रिसीट्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करी वो ज्यादा थी और जो कपिल गोयल ने अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिसीट्स रिपोर्ट कर रखी थी वो कम थी। डिपार्टमेंट ने कहा देयर इज मिसमैच between the receipts disclosed in 26 AS data and the receipts disclosed by the assessee in its own income and expenditure account. So there is a reason to believe that income has escaped assessment. There are number of reopenings around this ground कि जहां 26 AS के अंदर आपने ज्यादा रिसीट दिखा दी और बताई हुई और मेरे रिसीट P&L अकाउंट के अंदर कम रिसीट दिखाई हुई है। एक कारण तो मैंने आपको बता दिया कि जहां डिडक्टर ने रिइंबर्समेंट पे भी TDS काट लिया। दूसरा कारण हो सकता है अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, मर्केंट सामने वाला आदमी मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा है और मैं कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा हूं। डेफिनेटली वो तो TDS ज्यादा अमाउंट पे काटेगा जब किताबों में एक्टिव एंट्री कर देगा। मैं तो इनकम तभी दिखाऊंगा जब मुझे मिल जाएगी पैसे। अब हमारा डिपार्टमेंट कहता है नहीं साहब आपकी रिसीट्स कम दिखाई हुई है, हमारे को जो डाटा मिला 26 AS में डिडक्टर से उसमें रिसीट ज्यादा दिखाई हुई है, तो इसका ये मतलब हो गया कि साहब आपकी इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है। अगेन टेक ए क्वेश्चन कि व्हाट इज द कॉनोटेशन ऑफ द फ्रेज इनकम एस्केपिंग असेसमेंट? Is it the receipt escaping assessment? Is it the transaction escaping assessment or the income escaping assessment? तीनों अंतर है तीनों में। It is not like this कि if Kapil Goyal has taken a gift from her mother which is 50 lakh of rupees in cash and I did not punch that data in my ITR, that itself cannot give a belief to my assessing officer कि Kapil Goyal के पास जो 50 लाख रुपए गिफ्ट के अपने मदर से आए हैं वो उसकी अपनी इनकम है। Because 148A cannot be used to verify the return of income जिसका काम 143(2) में। दूसरी चीज ट्रांजैक्शन असेसमेंट नहीं है, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है। पहले बताना पड़ेगा कि ये ट्रांजैक्शन हमारी संज्ञान में नॉलेज में नहीं आई और इससे इतनी इनकम निकल रही है जो कि हमें लगता है पनामा फेसाई जिस पे एसएससी को टैक्स देना चाहिए था और नहीं दिया और अब हम रीओपनिंग कर रहे हैं। सिर्फ ये कह देने से कि इस ट्रांजैक्शन को हमारी जानकारी में नहीं उपलब्ध कराया गया और इसकी वजह से इनकम एस्केपिंग असेसमेंट हो गया, आई बिलीव दिस इज नॉट वैलिड बिकॉज देयर इज फाइन डिफरेंस बिटवीन द वर्ड ट्रांजैक्शन एस्केपिंग असेसमेंट एंड इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। Again, it is not the receipt escaping assessment which gives the jurisdiction to the assessing authority to record the reasons in writing. It is the income embedded in that receipts which can give you an authority to tell you the reasons to believe कि income escaping assessment है। आप कहते हैं आपके पास 26 AS में रिसीट्स ज्यादा है और मेरे P&L अकाउंट के अंदर रिसीट कम है, तो इससे क्या निकला कि मेरी इनकम भी एस्केप हो रही है। अनगिनत कारण हो सकते हैं कि 26 डिडक्टर ने TDS ज्यादा अमाउंट पे काटा और मेरे को जो पैसा मिला वो चार्जेबल टू टैक्स नहीं है। चैरिटेबल ट्रस्ट का एग्जांपल लीजिए सर, इट्स अगेन ए वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन कि जहां मैं एक हार्ट, मेरे पास एक ट्रस्ट है जो कि हार्ट के डॉक्टर से उनका बनाया हुआ सर। अब वो क्या करता है, वो एक ट्रस्ट बनाते हैं, वो सेमिनार्स करते हैं जैसे हम लोग सेमिनार कर रहे हैं कि साहब हार्ट के रोगों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो वो 5 स्टार होटल में चर्चा करते हैं, उनको कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने पैसा दिया जिनको उन फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने एडवर्टाइजिंग पेमेंट मान के 194C में TDS काट दिया, जबकि जो रसीद काटी गई उस ट्रस्ट के द्वारा वो डोनेशन की काटी गई, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन की। देखिए जब उसको अकाउंट फॉर किया गया ट्रस्ट के द्वारा उस पर कोई इनकम नहीं आई, वो उसने एग्जेम्प्ट क्लेम कर ली कि नहीं साहब मैंने एप्लीकेशन ऑफ चैरिटी कर दिया। जिस आदमी ने सामने वाले ने मेरा TDS काट लिया कॉमर्शियल इनकम मानकर 194C में, डिपार्टमेंट ने उसी के बेसिस पे 148 रिकॉर्ड कर ली। ये तो आपकी कॉमर्शियल इनकम थी साहब, बेयर ने इसको अपने हाथ में एडवर्टाइजिंग इनकम ट्रीट कर लिया, आपने टैक्स कहां दिया इसके ऊपर और क्रेडिट ले लिया हमारे से TDS का। तो कहने का मतलब यह है कि अगर पेयर ने मुझे कोई पेमेंट करी और उसको TDS काट लिया और पेई के हाथ में नॉन टैक्सेबल है और उस वजह से कुछ मिसमैच आ गया पेयर के TDS काटने में और पेई की अकाउंटिंग में, तो उससे इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का चार्ज कहां से निकल रहा है? वो सस्पिशन ही तो है, वो गॉसिप ही तो है, वो हियर से ही तो है, रूमर तो है। वेयर इज द गैप फुलफिल्ड कि जो मैंने कम दिखाया है वो मेरी वास्तविकता में इनकम थी और उसमें मुझे टैक्स देना चाहिए था, आई वाज लायबल टू टैक्स।
If that gap is not fulfilled in the reasons to believe, reopening will go, sir. तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ट्रांजैक्शन एस्केपिंग असेसमेंट अलग होता है, रिसीट एस्केपिंग असेसमेंट अलग होता है और इनकम एस्केपिंग अलग होता है। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का मतलब है कि आपको बताना पड़ेगा कि ये मेरी इनकम प्राइमा फेसाई टेंटेटिवली जो कि आपको लग रहा है कि जिस पे मैंने टैक्स नहीं दिया देना चाहिए था वो बताना पड़ेगा। डिपॉजिट्स इन कैश, दिस इज नॉट ए रीजन टू बिलीव। मोर रिसीट्स इन 26 years, दिस इज नॉट रीजन टू बिलीव। आज टैक्स इवेजन पिटीशन के ऊपर मैं बात करता हूं। कई बार टैक्स इवेजन पिटीशन आ जाती है और वो एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन की कंप्लेंट कर देता है कि साहब इसके पास इतनी चल अचल संपत्ति नंबर 2 में अनअकाउंटेड मैनर में से एक्यूमुलेट कर रखी है। डिपार्टमेंट उसी एनोनिमस टैक्स इवेजन पिटीशन के ऊपर कर रहा हूं मैं कि जिसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, जो जनरल कंप्लेंट है उसके बेसिस पे एक रीजन टू बिलीव रिकॉर्ड करके मुझे 148 दे देता है कि साहब आपकी तो कंप्लेंट आई है और ये इन्वेस्टिगेशन विंग को आपके बारे में किसी ने कंप्लेंट किया और इन्वेस्टिगेशन विंग ने हमें रिकमेंड कर दिया, हम रीओपन कर रहे हैं आपके केस। सॉरी, what is the tangible material in the possession of the AO which gives him a live information कि साहब my income is escaping assessment? Mere anonymous call, I say this person is having 10 crore rupees in cash or unaccounted manner, can you reopen its case? It can be a hearsay, it cannot be gapassing. It has to be something more than that so as to convert and translate into the reasons to believe. तो reasons to believe उसी चीज पे रिकॉर्ड। अब 143.3 जहां हो गया है, आज के तारीख में बहुत सारे केसेस जहां 143.3 असेसिंग ऑफिसर ने कर लिया और एक व्यू लेकर असेसमेंट क्लोज कर दिए। बाद में हमारे जो दोस्त जो एक और तीसरी या चौथी आंख में बोलता हूं ऑडिट ऑब्जेक्शन, वो आया कि नहीं साहब असेसिंग ऑफिसर को ये एक्सपेंडिचर जो उसने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया ये गलत माना है, इसको रीओपन करना चाहिए इसको। तो 143.3 की जो पहले असेसमेंट कर दी गई है इसी वजह से क्योंकि एक ऑडिट ऑब्जेक्शन आ गया वो केस मेरा रीओपन हो जाता है। इट इज ऑलवेज स्टेटेड बाय द कोर्ट if the assessing officer is just making the reopening on the basis of the borrowed satisfaction or the dictate and direction given by the audit wing, अगर एक ऑडिट ऑब्जेक्शन आ गया और सिर्फ उसी को सत्य मानकर आपने रीजन टू बिलीव में लिख दिया कि साहब ये ऑडिट ऑब्जेक्शन आया है इसकी वजह से हम ये केस रीओपन कर रहे हैं, अपना कोई माइंड एप्लीकेशन नहीं है एओ का रीजन है। इट इज whose reason to be seen in the eyes of the law? Reasons to believe are of the should be of the AO or should be of somebody else? Should be of the AO। आधे से ज्यादा रीओपनिंग जो इन्वेस्टिगेशन विंग, अब आधी है इन्वेस्टिगेशन विंग। इन्वेस्टिगेशन विंग ने कहा कि ये शेयर एप्लीकेशन मनी इस कंपनी ने ली हुई है और हमें लगता है कि साहब ये शेयर एप्लीकेशन मनी एसएससी का अपना अनअकाउंटेड मनी है। आई बिलीव इन्वेस्टिगेशन विंग कैन डू इन्वेस्टिगेशन, कैन रिकमेंड रीओपनिंग टू द एओ आल्सो, बट व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द एओ व्हाइल रिकॉर्डिंग द रीजंस इन दिस काइंड ऑफ केसेस? एओ हैज टू इंडिपेंडेंटली अप्लाई हिज माइंड टू द इंफॉर्मेशन व्हिच इज कमिंग ऑन हिज टेबल। Maybe it is coming from investigation wing or any other source, registrar, etc. and etc. और अगर एओ ने अपना माइंड उस इंफॉर्मेशन पे अलग से अप्लाई नहीं किया और उसको एक बोरोड सेटिस्फैक्शन मानकर, डिक्टेट मानकर और डायरेक्शन मानकर रीओपनिंग कर दी, वो रीओपनिंग वहीं जाएगी सर। बिकॉज इट इज नॉट द बिलीफ ऑफ समबडी एल्स व्हिच इज टू बी सीन, इट इज द बिलीफ ऑफ द एओ हिमसेल्फ। चाहे वो ऑडिट ऑब्जेक्शन हो, चाहे वो सीबीडीटी का सर्कुलर हो, चाहे इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर चेयरमैन का अपना रिकमेंडेशन हो, रीजंस एओ को रिकॉर्ड करने की एज इफ दे आर कमिंग फ्रॉम हिज ओन माउथ। लॉट ऑफ रीओपनिंग आर बैड बिकॉज दे आर डन ऑन द बेसिस ऑफ बोरोड सेटिस्फैक्शन। बोरोड सेटिस्फैक्शन का मतलब कि जहां आपने अपना मस्तिष्क नहीं लगाया, दूसरे के मस्तिष्क के बेसिस पर रीओपनिंग कर दी, सर गलत है। तो इन्वेस्टिगेशन विंग क्या करता है? इन्वेस्टिगेशन विंग कोई भी आपको इंफॉर्मेशन भेज देता है कि कपिल गोयल के पास कुछ पैसे बैंक में, ये कपिल गोयल की अनअकाउंटेड मनी है। उसमें कहीं नहीं पता कि टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, किस आदमी से मुझे पैसा आ रहा, कुछ भी नहीं लिखा रीजन टू बिलीव में। सिर्फ इतना लिखा है कि कपिल गोयल के पास जो 10 लाख रुपए इस साल में आए वो कपिल गोयल की इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है। अरे डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, द पर्सन टू हुम आई हैव डन द ट्रांजैक्शन, द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, दिस ऑल थिंग्स शुड फिगर आउट इन द रीजंस टू बिलीव। सिर्फ इतना लिख देने से कि हमें इन्वेस्टिगेशन विंग ने कहा है कपिल गोयल के पास 10 लाख रुपए बैंक में जमा हुए हैं, ये उनकी इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है और चार्ज लगा दिया मेरे ऊपर। क्या लाइव इंफॉर्मेशन है, क्या लाइव बेसिस है? व्हाट इज दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन विद हुम आई हैव डन दिस, व्हाट इज द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, व्हाट इज द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ऑल थिंग्स शुड बी रिटन इन द रीजंस इटसेल्फ। और कोई आदमी कहता है हमें रीजंस रिकॉर्ड करने आते, हम तो बाद में इसको इंप्रूव कर सकते हैं। अरे कभी भी रीजंस इंप्रूव नहीं हो सकते सर। वैलिडिटी ऑफ द रीओपनिंग ऑन द बेसिस ऑफ द रीजंस जो लिखे गए हैं फाइल पे उसी पे चेक होगी। रीजंस के अंदर एक चीज भी एक्स्ट्रा नहीं घुस सकती। इट इज लाइक इजिप्ट पिरामिड। अगर आपने गलत रीजंस रिकॉर्ड कर दिए, गलत इंफॉर्मेशन कोट कर दी, दिस इज ए नॉन क्यूरेबल एरर व्हिच विल वीशिएट द प्रोसीडिंग्स। इट इज नॉट एन एम्प्टी फॉर्मेलिटी। फिर तो ये क्या करिए, आप लिखते ही 148 का नोटिस, फिर तो मैं कहूंगा आप रीजंस मत रिकॉर्ड करिए। फिर तो जो नोटिस भेजते हैं उसके नीचे एक लाइन लिखी होती है कि साहब आई हैव रीजन टू बिलीव दैट इनकम इज एस्केपिंग असेसमेंट। उससे सिर्फ पता चल गया मुझे। फिर रीजंस क्यों रिकॉर्ड करवा रहे हैं राइटिंग में, और क्यों सप्लाई कर रहे हैं, और क्यों एसएससी को कह रहे हैं भैया ऑब्जेक्शन फाइल कर ले तू।
तो अगर रीजंस गलत रिकॉर्ड हुए और उसमें कोई वाइटल एरर किसी फैक्ट पे हो गई सर, तो वो इट विल द रूट ऑफ द मैटर एंड इट विल नलिफाई द होल प्रोसीडिंग्स। अच्छा, मैंने कुछ असेसिंग ऑफिसर को देखा, बहुत इंटेलिजेंट है, वो आज भी रीजंस टू बिलीव जो रिकॉर्ड करते हैं फाइल पे कम्युनिकेट ही नहीं करते एसएससी को। वो कहते हैं साहब ये तो कॉन्फिडेंशियल कॉपी है, सीक्रेट कॉपी है, हम आपको किस बात के लिए दें, जबकि सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आ चुका है। जीके एंड ड्राइव शेफ्ट 259 आईटीआर पन्ना नंबर 19 कि व्हाट इज द फोर्थ स्टेप व्हिच इज टू बी फॉलोड इन केस ऑफ रीओपनिंग। कि आज अगर मुझे 148 का कोई नोटिस आता है तो मैं पहले उसके परसुएंस में एक रिटर्न फाइल करूंगा कि दिस इज द रिटर्न टू द नोटिस इश्यूड टू मी अंडर 148, जिसमें मैं कह सकता हूं कि पुरानी रिटर्न जो मैंने फाइल करी है उसी को 148 के नोटिस के परसुएंस में रिटर्न मान लिया जाए। Then I can request and ask the assessing officer to supply me the reasons which they have recorded in writing. Assessing officer, my dear friends, is under an incumbent duty to supply me the reasons once I have filed a return in pursuance to 148 notice. और अगर असेसिंग ऑफिसर सप्लाई नहीं करना चाहता और नहीं कर रहा है तो उसको उस भ्रम में रहने दीजिए, अंडर प्रोटेस्ट पार्टिसिपेट करिए। I may tell you failure to supply and communicate the reasons before making the reassessment will nullify the whole proceedings. अगर कोई असेसिंग अथॉरिटी रीअसेसमेंट कंप्लीट होने से पहले रीजंस टू बिलीव मुझे कम्युनिकेट नहीं करता है और इस भ्रम में रहता है कि नहीं साहब ये तो देने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हमारी अपनी कॉपी है, हम नहीं देंगे इसको, let him be in this kind of fallacy because courts have taken the view that failure to supply and communicate the reasons is a fatal, it will vitiate and nullify the whole proceedings. ठीक है, मैंने रीजंस रिटर्न फाइल कर दी 148 के नोटिस के परसुएंस में, डिपार्टमेंट से रीजंस मांग लिए, पहला स्टेप था। असेसिंग ऑफिसर की ड्यूटी है जब मैंने रिटर्न फाइल कर दी तो एक नोटिस वो रीजंस सप्लाई करें मुझे। तीसरा धर्म क्या है कि उस रीजंस के ऊपर जो आप मुझे सप्लाई कर रहे हैं कि साहब आपको लगता है कि इन रीजंस के ऊपर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है, आई कैन फाइल माय ऑब्जेक्शंस टू द रीजंस व्हिच आर सप्लाइड बाय द एओ कि साहब ये रीजन ठीक नहीं है, दे आर रीजन टू सस्पेक्ट, दे आर नॉन एग्जिस्टिंग, नो इनकम इज एस्केपिंग ऑन दिस, आई कैन फाइल माय ऑब्जेक्शंस टू द रीजंस बिफोर द एओ इटसेल्फ। मुझे रिट में जाने की जरूरत नहीं है। हम क्या सोचते हैं कि सबसे पहले जाने, जब मुझे रीजंस मिल गए 148 में एओ से तो मेरी ड्यूटी है कि उसमें मैं सही तरीके से जो रीजंस गलत हैं उसके सामने एओ के सामने ही अपना ऑब्जेक्शन एक फाइल करूं, डिटेल्ड ऑब्जेक्शन। असेसिंग ऑफिसर की ड्यूटी है जब इस तरीके के ऑब्जेक्शन फाइल हो जाए तो बिफोर मेकिंग फाइनल रीअसेसमेंट वो इन ऑब्जेक्शंस को डिस्पोज करें। तो दिस इज द फोर्थ स्टेप्स व्हिच वाज गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इन जीके एंड ड्राइव शेफ्ट। ये बहुत पुरानी बात है। तो मैं आपसे डिस्कस ये करना चाह रहा था कि अगर कोई असेसिंग ऑफिसर आज भी हमें रीजन नहीं देना चाहता, नहीं हमारे ऑब्जेक्शंस को डील करना चाहता, मत करने दीजिए। ये सारी गलतियां बहुत फैटल एरर हैं सर। पहले हमें मुझे लगता था इरेगुलरिटी है, प्रोसीडिंग सेटिसाइड हो जाएगी आईटीटी हाई कोर्ट से, पर अब आज की तारीख में हाई कोर्ट कहने लग गया है, एक बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला लिखा विदेश संचार निगम लिमिटेड में 340 आईटीआर कि अगर मैंने नहीं भी मांगे रीजंस और आपने रीअसेसमेंट करने से पहले एसएससी को रीजंस कम्युनिकेट नहीं किए, देन बॉम्बे हाई कोर्ट सेज इन विदेश संचार निगम लिमिटेड दैट रीओपनिंग इज नल एंड वॉइड even though SSC has not asked for the reasons. It is the duty of the assessing officer to supply the copy of the reasons before making final reassessment. So in reopening, the reasons which are recorded are of pivotal importance. If they are recorded in wrong manner, against the spirit of the law, then reopening will not be able to survive. नई इंफॉर्मेशन चाहिए। अब 143.3 कर दिया आपने, सारी चीजें चेक कर ली उस असेसिंग ऑफिसर ने, अब आप फ्रेश व्यू लेना चाहते हैं, यू वांट टू चेंज योर ओपिनियन, you want to take a second view on the same material which was available to the AO. कोई भी नया मटेरियल नहीं आया जो पहले 143.3 के असेसमेंट में था और आज में। Can change of opinion be allowed to be there to the same authority? Or merely because audit objection has come कि साहब we are under a pressure, we have to reopen this case. That is what Supreme Court of India in Kelvinator's case 320 ITR 561 320 ITR पन्ना नंबर 561, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी 2-4 फैसले लिखे सर पिछले महीने, डॉक्टर सतीश चंद्रा जो हमारे यहाँ थे और जस्टिस अंबानी ने, तो उन्होंने समझाया कि साहब अगर कोई 143.3 में आपकी असेसमेंट हो गई है और उस असेसमेंट के बाद आपका रीओपनिंग हो रहा है और उस रीओपनिंग के अंदर रीजंस उन्हीं इंफॉर्मेशन पे बेस्ड हैं जो एओ के सामने पहले 143.3 में मौजूद थी, वो रीओपनिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं हो पाएगी। चेंज ऑफ ओपिनियन एंड सेकंड व्यू एंड सेकंड थॉट ऑन सेल्फ सेम मटेरियल इज नॉट अलाउड। दैट इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेज इन कैलविनेटर 320 ITR पेज नंबर 561 जस्टिस कपाड़िया 320 ITR पन्ना नंबर 561। तो सर सी रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट में ब्रदर ये है कि विद इन 4 इयर्स तो अलाउ हो जाएगा, 4 साल के बाद दिक्कत आ जाएगी। 4 साल के बाद नहीं होगा अगर मैंने ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर कर दिया है। जैसे मैट में एक अमेंडमेंट आई जो कि रेट्रोस्पेक्टिव थी, वो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स पे, उस पे बॉम्बे हाई कोर्ट का एक रॉलिस लिमिटेड का ऑर्डर है कि देखिए, और एक पुराना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है मैक्स इंडिया लिमिटेड का, हालांकि वो 263 के कॉन्टेक्स्ट में है,
पर यहां लगेगा कि अगर 4 साल खत्म हो गए हैं असेसमेंट ईयर से और फिर एक रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आ गई है, तो जो प्रोवाइजो टू 147 है वो प्रोहिबिट कर देगा रीओपनिंग को, क्योंकि मैंने सारा का सारा ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर कर रखा है। 4 साल मेरे खत्म हो गए हैं, अर्लियर केस मेरा 143(3) में असेस हो चुका है, तो इसलिए रीओपनिंग गलत हो जाएगी, विद इन 4 ईयर्स हो जाएगा। और हालांकि उसमें एक चीज है सर, सॉरी, उसमें एक इंटरेस्टिंग इशू ये आता है सर कि आप उस रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के बेस पे 148 करेंगे या रेक्टिफिकेशन करेंगे। देखिए दोनों में अंतर क्या है, मेरे लिए बहुत ड्रैकोनियन है कि आप 148 करें, क्योंकि 148 करेंगे और एडिशन कर देंगे तो कंसीलमेंट पेनल्टी का एक्सपोजर, 148 करेंगे तो मुझसे उस पॉइंट के अलावा भी इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं, 148 परमिट करता है। जबकि 154 करेंगे तो ना तो कंसीलमेंट पेनल्टी का कोई सवाल आएगा, ना उस इशू से बाहर जा सकते हैं। तो कई बार मैं को पॉइंट कर सकता हूं कि ये चीज लेस बर्डनसम है, ये करी जाए जहां पर जैसे कम खून निकले, एक बंदूक है उस तरीके से गोली चलाए जिससे कम खून निकले आप, और एक है जिससे मेरा ज्यादा खून निकले। तो फैसले बॉम्बे हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट का हिंदुस्तान यूनिलीवर का ने कहा कि इस चीज पे रीओपन करना चाहते हैं क्योंकि अदरवाइज मिस्टेक अपरेंट रिकॉर्ड के दायरे में भी आती है, तो आपको 154 करना चाहिए, 48 नहीं करना चाहिए। उन्होंने यही तर्क दिया है उसके अंदर कि अगर आप 148 करेंगे तो असेसी विल बी टू मोर एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस एज कंपेयर टू 154। हाँ सेकंड तो कि वो ये कहते हैं कि डिपार्टमेंट जब कोई एक्शन लेता है 263 में, 8 में, 54 एक्शन लेता है, ये लीजिए या ये लीजिए, ये डिपार्टमेंट का प्रेरोगेटिव है, बट जजमेंट से क्या कह सकते हैं। हाँ अगर आपके पास 2 रेमेडीज हैं और एक रेमेडी ऐसी है जिससे मुझे कम नुकसान हो रहा है, एक से ज्यादा नुकसान हो रहा है, यूज करें। बॉम्बे दिन हिंदुस्तान यूनिलीवर। हाँ जी सर आता है बिल्कुल। नहीं सर देखिए एक्सप्लेन नहीं करी, रीजन लिखा नहीं सर, टू सिर्फ नॉन सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नॉट अगेन गिव टू द रीजंस टू बिलीव दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। उसकी वजह से क्या प्रेजुडिस हुआ है, उसकी वजह से क्या ऐसी जो टैक्स देना चाहिए था और नहीं ले पाया डिपार्टमेंट टैक्स, वो बता ना। सी मैंने आपको कहा कि नॉन सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज नॉट ट्रांजैक्शन एस्केपिंग असेसमेंट। अगर ऐसा होता तो फिर तो आप ये कहिए कि किसी भी ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग मैंने नहीं करी, दैट इज नॉट पॉसिबल इन द and later on the assessing officer has taken the case under section 148 other than the reasons to travel to the other information। अमित जी नहीं कर सकता। देखिए जनरल मर्यादा है कि अगर आप एक रीओपनिंग करते हैं और एक रीजन टू बिलीव मुझे बताते हैं कि ये मेरी इनकम स्केपिंग असेसमेंट है, तो आप मुझसे बल नहीं सकते। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस अभी आने दीजिए, अभी मांग सकते हैं जब आपको रीओपनिंग के दौरान ऐसा पता चले कि साहब मान लीजिए आपने एक असेसिंग ऑफिसर है जिसने कहा कि कपिल गोयल ने 5 लाख रुपए का किया है, योगेश वो मेरी अपनी इनकम है। बाद में असेसिंग ऑफिसर ने कहा नहीं इन्फॉर्मेशन अतुल जी की भी दोस्त है कि इन्होंने कुछ ट्रांजैक्शन करी हुई, इन्होंने भी इनको प्रोवाइड कर दी, ऐसा एक पर कहा मैंने रीजंस में लिखना भूल गया, चेक कर सकता है वो। इसके लिए कोई ऐसे ही नहीं मांग सकता जिसके लिए इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट इज ही कैन नॉट मेक रोविंग इंक्वायरीज एंड फिशिंग एक्सपेडिशंस। कि आज आपकी एक रिओपनिंग एक लिमिटेड पॉइंट पे हुई है, डिपार्टमेंट आपसे नहीं कह सकता कि पूरी की पूरी, नहीं कह सकता कि जनरल डेटर क्रेडिटर की कंफर्म है, डिपार्टमेंट आपसे कोई भी चीज ऐसी नहीं मांग सकता। उससे क्या होगा अगर ऐसा होने लगेगा, उससे ये होगा कि एक चीज जिसके ऊपर आपने छोटी सी क्षेत्र में वो कर पाए, तो वैसे ही 148 ओरिजिनली बार्ड है जो मैंने आपको बताया, तो जो काम आप डायरेक्टली नहीं कर सकते आप इनडायरेक्टली रीओपनिंग करने के कैसे कर लेंगे। दैट इज व्हाट रैनबैक्सी लिमिटेड डू, कि आप एक्स्ट्रा पॉइंट इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, पहले तो जिस ओपनिंग किया उस पे एडिशन हो, दूसरा आप मेरी बात कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आई हो जिसके ऊपर रीजंस अवेलेबल हो, प्रायर इंफॉर्मेशन लेने के बाद बात करें, वो तो रोविंग इंक्वायरी हो जाएगी। तो आप जनरल और वेग इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते जिसका प्रायर इंफॉर्मेशन लेना देना, और आप इसको भली ईमानदारी के में आपकी इंक्वायरी उन्हीं इश्यूज पे आपने लिया है। अगर आपको चाहिए कि हम कोई जोड़ाई करें, बताइए कि हमारा आप क्या चाहते हैं, बात करें। डिप्लोमेटिक ऑर्डर ऑफ दिल्ली हाईकोर्ट, क्योंकि मैं आप इसलिए मना कर रहा हूं देने से, आप क्या दिल्ली से दे रहे जनरल से, तो उस पे आप में दोबारा डिपार्टमेंट इसको कर सकता है। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर प्रोसीडिंग कैन बी फर्दर यूज्ड फॉर लीगल रीओपनिंग। तो इसलिए बी वेयर अप्लाइंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, आई एम टेलिंग यू, आप रीओपनिंग होना चाहिए कागज और information जिनका रीओपनिंग। So the assessing officer provided the reason to believe section 148 out of, and we have filed the objection against those things. And like there are reasons to provide 2 reservation of accounts. And I have one and given my objection, I have provided those documentary proofs to them. So they are the obligation to drop those 2 points, issue the notice and post all 5. नहीं जो रीजंस का अगर आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया है और उन एस्पेक्ट ऊपर इनकमिंग असेसमेंट नहीं है, वही बता रहे थे आपको, दिल्ली हाईकोर्ट का वैक्सी लिमिटेड का इतना नहीं है, 8 हाई छत्तीसगढ़ और कलकत्ता हाई जहां उन्होंने कंकरेंस करी है। बॉम्बे हाईकोर्ट इन जेट एयरवेज ही टोल्ड, गुजरात हाईकोर्ट जजमेंट इज देयर इन वन मोहम्मदन केस, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट देयर गिवन 5,000 बदर गुरेज अहमद, लिविंग इंडिया लिमिटेड का टीवी वालों के केस में, लिविंग इंडिया इंडिया लिमिटेड
सेल कम्युनिकेशंस का है। तो जिस पॉइंट पे आप नहीं है और उसके ऊपर जो रीजन कैनवास कर मैं उसको सेटिस्फाई एक्सप्लेन कर देता हूं, सेटिस्फाई कर देता हूं, देन 4 इनकम एस्केपिंग एंड अप्रूव दैट स्टेज इटसेल्फ विदाउट टेकिंग इट एनी फॉरवर्ड become a Pandora's box. It will definitely not possible, sir. Department has another argument कि हमने एक चीज रीओपन कर दी, जैसे वो 153 में कहते हैं कि रीओपन हो गई तो हम सब कुछ देख, हम लिमिट रहा एनी प्रोसीडिंग इज एन एक्स्ट्रा प्रोसीडिंग, इट इज नॉट जुडिक्शन ऑफ असेसमेंट। एक लिंक होता है कि आप ऑर्डिनरी ऑफ असेसमेंट चल रहे हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चल रहे हैं। 148 कभी भी जुडिक्शन ऑफ असेसमेंट नहीं होगा, जुडिक्शन ऑफ असेसमेंट। तो 153 हो गया। अब जोड़ रहा आगे 195 में बड़े महत्वपूर्ण चेंजेस हैं। 15 CA 15 CB जो भी नॉन रेजिडेंसीज हैं, it deals provision relating to the made to the residents. Chartered account has to certify the cross remittance. This provision has been there from 2-3 years. Although certificate तो हम बहुत देते आ रहे हैं, but हम ग्रुप में सकती ये रूल रेगुलेट करता है जो ये भी है। 15 CA पेयर की डिक्लेरेशन है, 15 CB चार्टेड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट है। रूल 37 अक्टूबर 2013 के बाद। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मुझे आपसे डिस्कस करना है। और एक टैक्स सर्टिफिकेट का कंसेप्ट, दो चीजों पे जनरली क्यूरीज रहते हैं कि 15 CA CB कहां देना है मुझे और टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट कहां चाहिए। आने से पहले आई विल लाइक टू डिस्कस ए बेसिक लगता है सेक्शन 195। एनी पर्सन हु इज रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग ए पेमेंट टू ए नॉन रेजिडेंट, एनी पर्सन हु इज रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग ए पेमेंट नॉन रेजिडेंट व्हिच इज चार्जेबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, एनी पर्सन हु इज रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग ए नॉन रेजिडेंट एनी सम इज चार्जेबल टू अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एक्सक्लूडिंग सैलरीज. Salaries are tackled case of residents and non-residents 192. As who is responsible for making a payment non-resident at the time of payment or credit whichever is earlier, deduct the tax at the rates in force provided. जिस आदमी को आप पेमेंट कर रहे हैं वो नॉन हो इंडिया में उस आदमी में टैक्सेबल हो। सेक्शन 1 सबसेक्शन statutory obligation on the payer to bill the tax on the payment made to non-provided 2 conditions are satisfied cumulatively. First, should be non-resident. अगर आप रेजिडेंट पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट कर रहे हैं, वो भी जरूरी नहीं है कि हर एक स्थिति में मुझे टैक्स काटना है और 195 के अंदर टैक्स बिल्डिंग करनी है। वहां पर दूसरी कंडीशन भी जो साइमल्टेनियस फुलफिल होने साथ की आप पेमेंट कर रहे हैं वो इंडिया में टैक्स है उस आदमी के अंदर। अब ये कैसे चेक करें हम टैक्सेबल है? कमीशन पेमेंट की देयर इज ए एजेंट द फॉरेन कंट्री हुइंग विद द ऑर्डर्स फ्रॉम इंडिया जिसके बेसिस इंडिया से सेल सबका डायरेक्ट टैक्सेस का जिसका नाम उस सर्कुलर में ये लिखा था 786 के अंदर कि साहब आप किसी भी बाहर के एजेंट को पेमेंट करेंगे तो आपको किसी प्रकार से कोई 195 टीडीएस नहीं काटना है और आप आई में उस सर्कुलर 780 को विड्रॉ कर लिया सर अक्टूबर 10 के अंदर। एनी रीजन कि ये क्यों हो रहा है? सेक्शन 9 में कोई चेंज नहीं पर सर्कुलर विड्रॉ हो गया जो पेंशन पेमेंट्स के ऊपर टीडीएस काटने से आपको इम्यूनिटी देता था। अब बात आई कि साहब कोई भी मुझे टीडीएस काटना है सर कुछ हंसी नहीं है। तो आप देखिए मेन मुद्दा जो रहता है, मैं ज्यादा अगर आपका टाइम जो मेन हम डिपार्टमेंट की लड़ाई रहती है जो मेरा विषय है पेमेंट्स जो आप बाहर के व्यक्ति को करेंगे वो सर्विड होगी कि जहां मुझे बाहर का व्यक्ति प्रोवाइड कर रहा है और इसको मैं इंडियन बिजनेस में इंडिया कर रहा हूं और इंडिया से पेमेंट कर रहा हूं तो दिक्कत आती है। क्या मैं यूटिलाइज कर रहा हूं तो है कि आदमी को आप पेमेंट कर रहे हैं वो नॉन रेजिडेंट होना चाहिए और एक दूसरा वो टैक्सेबल होना चाहिए। टैक्सेबल पता करने के लिए 4 प्रोविजन बड़े जिसके रेजिडेंट इंडिया में टैक्सेबल है या नहीं है। आई विल जस्ट रिकैप्चुलेटिंग यू। सेक्शन 4 हमारे यहाँ चार्जिंग सेक्शन है कि एवरी रिसीट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, ओनली इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपिएंट। अगर किसी बाहर के रेजिडेंट को कोई कैपिटल रिसीट मिल रही है तो उस पर कोई टीडीएस काटने की लायबिलिटी नहीं आएगी, हो सकता है उसको भी कैपिटल रिसीट मिल रही हो। तो सेक्शन 4 इज द फर्स्ट प्रोविजन व्हिच आई विल कंसल्ट व्हाइल डिसाइडिंग द टैक्सेबिलिटी ऑफ द नॉन रेजिडेंट। सेकंड प्रोविजन विल बी रो टू एनालाइज द टैक्सेबिलिटी ऑफ द नॉन रेजिडेंट इज सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 which gives me the scope of total income of the non-resident. 4 types of income of the non-resident can be taxable in India. 4 प्रकार की इनकम नॉन रेजिडेंट की इंडिया में टैक्स हो सकती है सर। एक तो वो पैसा जो इंडिया में रिसीव करे, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, दूसरा इनकम एक्रूड इन इंडिया, तीसरा इनकम डीम्ड टू रिसीव इन इंडिया एंड चौथा इनकम डीम्ड टू एक्रू इन इंडिया। 4 टाइप्स ऑफ इनकम कैन बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ नॉन रेजिडेंट। फर्स्ट इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, सेकंड इनकम एक्रूड इन इंडिया, थर्ड इनकम डीम्ड टू रिसीव इन इंडिया एंड फोर्थ इनकम डीम्ड टू एक्रू इन इंडिया। ठीक है सर, क्लियर यहां तक कि सेक्शन 4 पहले कंसल्ट करूंगा फिर सेक्शन 5 सब सेक्शन 2। तीसरा अति महत्वपूर्ण प्रोविजन जो सबसे ज्यादा यूज होगा आपकी हमारी चर्चा में सेक्शन 9 जो मुझे बताता है कि इनकम विच इज डीम्ड टू एक्रू इन इंडिया। अगर ये रो आपने डिफीट कर दी सर आपका सारा एनालिसिस गलत हो जाएगा, मैं बता दूं आपको। क्योंकि मैं क्या करता हूं, मैं कमीशन एजेंट पेमेंट कर रहा हूं इटली के, मुझे मेरे दोस्त बोलते हैं सीए की गोयल साहब ट्रीटी में क्या लिखा हुआ है, प्लीज डोंट गो टू डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट लाइक दिस।
अगर जिस व्यक्ति को मैं पेमेंट कर रहा हूं वो इंडिया के इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से ही टैक्सेबल नहीं है, तो टीटी पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और टीटी पे जाना कई बार डेंजरस भी हो सकता है। टीटी हर एक केस में नहीं लगती है, उसकी लिमिटेशंस भी हो सकते हैं, उसके लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट क्लॉज भी हो सकता है। तो इसीलिए किसी व्यक्ति की आपको टैक्सेबिलिटी देखनी है तो पहले एक्ट में देखिए। एक्ट के अंदर 3 प्रोविजन, 4 सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 और तीसरा प्रोविजन सेक्शन 9। इस प्रोविजन में बहुत सारी इनकम बता रखी है। 2 बड़ी इंपॉर्टेंट इनकम है, एक तो बिजनेस इनकम और एक फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, जिस पे मैं चर्चा करूंगा। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज और एक बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम सेक्शन 9 के अंदर तभी टैक्सेबल होगी जिस व्यक्ति की आप बिजनेस इनकम है वो उसका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन हो। कोई भी बिजनेस इनकम बाहर के आदमी के हाथ में इंडिया में जब तक टैक्स नहीं हो सकती जब तक उसके लिए उसके इंडिया में बिजनेस कनेक्शन ना हो। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज क्या है? फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, द मोमेंट दे विल बिकम टैक्सेबल दे आर यूटिलाइज्ड बाय द इंडियन रेजिडेंट इन द इंडियन बिजनेस। जब आप किसी आदमी को कोई पेमेंट कर रहे हैं और उन सर्विसेज का नेचर टेक्निकल नेचर का है और पेमेंट इंडिया से जा रही है, इंडियन किताबों में डेबिट हो रही है और इंडिया में यूटिलाइज हो रही है सर्विसेज, वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज इंडिया में टैक्सेबल हो जाएंगी, डीम टू एक्रू इन इंडिया हो जाएंगी। तो ये एक बात है एक्ट के अंदर कि आपको नॉन रेजिडेंट की टैक्सेबिलिटी कैसे देखनी है। अगर यहां नॉन रेजिडेंट फंस जाता है और उसकी टैक्सेबिलिटी एक्ट में आ जाती है, तब आप टीटी की तरफ मोड़ कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि जो एक्ट में टैक्सेबिलिटी है वो कम हो जाए या खत्म हो जाए। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स आर देयर टू मिटिगेट एंड लेसन द टैक्सेशन व्हिच इज ऑलरेडी देयर इन द एक्ट, बट नॉट देयर टू इंक्रीज इट। अगर मैं एक्ट में ही टैक्सेबल नहीं हूं तो ट्रीटी के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रीटी मुझे टैक्सेबल बना दे। तो ट्रीटी पे जाने की आवश्यकता तभी है जब मैं एक्ट में तो सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 9 मैं चर्चा आपसे कर रहा था कमीशन इनकम की। सर अब इसमें जो टग ऑफ वॉर जो चल रही है वो ये है कि मेरे दोस्त जो डिपार्टमेंट साइड पे हैं वो सर्कुलर विड्रॉ होने के बाद क्या कहते हैं कि जो बाहर का व्यक्ति मुझे बाहर से ऑर्डर लाकर दे रहा है, जिसको मैं ओवरसीज कमीशन एजेंट बोल लीजिए या मार्केटिंग सर्विसेज कर रहा है मेरी, वो ही कहते हैं साहब ये टेक्निकल सर्विसेज है। क्योंकि टेक्निकल सर्विसेज की जो इंक्लूसिव डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में दी हुई है उसमें लिखा हुआ है फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज इंक्लूड्स टेक्निकल, मैनेजरियल एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। डिपार्टमेंट का मानना यह है कि जो कमीशन एजेंट मुझे बाहर से ऑर्डर प्रोक्यूर करके दे रहा है और मेरे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बाहर बढ़ा रहा है, जिसको मैं मार्केटिंग सर्विसेज भी बोलता हूं, तो वो मेरे बिजनेस को मैनेज कर रहा है। दिस इज द चार्ज ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और सो दे बिलीव कि साहब जिस भी कमीशन एजेंट को आप बाहर पेमेंट करेंगे, क्योंकि वो सर्विसेज टेक्निकल नेचर की हैं और वो इंडिया में यूटिलाइज हो रही हैं और इंडिया से पे हो रही है, तो इंडिया पे टैक्स काटना पड़ेगा उसको। असेसी का काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है कि रुक जाइए, एक मिनट सोचिए कि क्या हर एक सर्विसेज जो मैं किसी आदमी से ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ले रहा हूं, कि क्या वो सारी की सारी सर्विसेज ऑटोमेटिकली टेक्निकल सर्विसेज बन जाएंगी? मैं कमीशन इनकम पे एक मिनट कंक्लूड कर दूंगा। लैब टेस्टिंग, मैंने बाहर के व्यक्ति को, बाहर के लैब को, फॉरेन लैबोरेटरी को अपना एक प्रोडक्ट इंडिया से टेस्ट कराने के लिए भेजा और उसने मुझे वो लैब टेस्टिंग करके इंडिया में रिपोर्ट भेज दी। सर इज इट ए टेक्निकल सर्विस? मैंने बाहर के एक व्यक्ति को इंडिया से कोई रिपेयर करने के लिए मशीनरी भेजी, उसने रिपेयर करके जॉब वर्क करके वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस करके मुझे मशीन वापस में भेज दी। तो किन सर्विसेज को टेक्निकल सर्विसेज बोला जाएगा और किन को ऑर्डिनरी बिजनेस इनकम बोला जाएगा? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। मैंने बताया ज्यादातर पेमेंट सर्विसेज के लिए होती है और ज्यादातर में यही क्वेश्चन होगा कि वो टेक्निकल नेचर की है या वो नॉर्मल बिजनेस इनकम है। क्योंकि फर्क कहां पड़ेगा? अगर आपने उसको टेक्निकल सर्विसेज मान लिया सर, तो वो एक्ट में टैक्सेबल हो जाएंगी। और 115 कैपिटल ए जो कि 1/4/2013 से अमेंड हो चुका है, 115 है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि 1/4/2013 के बाद आप व्यक्ति को टेक्निकल सर्विसेज की पेमेंट करेंगे तो उस पर रेट ऑफ टैक्सेशन विल बी 25%। और अगर मैं उसको ऑर्डिनरी बिजनेस इनकम मानूंगा तो साहब टैक्सेशन ही नहीं होगी जब तक बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नहीं होगा। तो ये सारी की सारी डिस्कशन वहीं आकर अटक जाती है कि किन सर्विसेज को टेक्निकल सर्विसेज बोला जाएगा और किन सर्विसेज को ऑर्डिनरी बिजनेस इनकम में रखा जाएगा। डिपार्टमेंट का एंडेवियर ये होता है कि जहां पर भी कोई आदमी बाहर का आदमी है और वो बहुत ज्यादा टेक्निकली क्वालिफाइड है और एक क्वालिफाइड आदमी से मैं सर्विसेज ले रहा हूं तो वो टेक्निकल बन जाएंगी। मेरे को बाहर का आदमी ऑर्डर लाकर दे रहा है। अब देखिए, देयर हैज बीन ए लैंडमार्क ऑर्डर of our IT-80. I always say income tax appellate tribunal being appearing regularly before IT-80. I always say whatever I have learned because of IT-80, and this is the real forum from which we get the jurisprudence on the issue. One such judgment which solves many of our queries relating to international taxation is Yashraj Films Private Limited. This is the Bombay IT-80 order, which is very interestingly differentiating between the ordinary commercial services and technical services. Bombay Income Tax Appellate Tribunal in case of Yashraj Films Private Limited.
It is reported in 141 ITD. अब क्या 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 हो रहा था सर? यशराज फिल्म प्रोड्यूस करते हैं और फिल्म को शूट करने के लिए इंडिया से बाहर की लोकेशंस पे भी जाते हैं। वहां जब फिल्म शूट करते हैं तो वहां उनको बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज लेनी पड़ती है। जब अगर फिल्म शूट करनी है, इतने सारे कास्ट स्टार्स उठ के जाएंगे तो वहां की सब सर्विसेज, सब पैराफर्नेलिया अवेलेबल मिले। तो मुझे उस सर्विसेज को लेने के लिए यशराज फिल्म से बाहर शूटिंग करने ओवरसीज शूटिंग लोकेशंस पे जाता है और ओवरसीज सर्विस प्रोवाइडर्स की सर्विसेज लेता है। उसने 195 में टीडीएस नहीं काटा सर। उनका कहना यह कि ये टेक्निकल सर्विसेज नहीं है और ये ऑर्डिनरी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं या ऑर्डिनरी कॉमर्शियल सर्विसेज हैं या रूटीन सर्विसेज हैं, इनको टेक्निकल सर्विसेज के दायरे में नहीं लाया जा सकता। दिस वाज द आर्गुमेंट ऑफ यशराज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड। डिपार्टमेंट सेज नो, कि जो आपने बाहर की स्मूथ शूटिंग के लिए बाहर के प्रोवाइडर से सर्विसेज ली, दे आर डेफिनेटली ऑफ टेक्निकल नेचर एंड दे आर टैक्सेबल अंडर सेक्शन 917 रेड विद 115 कैपिटल ए। उनका कहना यह था टेक्निकल कैरेक्टर की है डिपार्टमेंट का, ससी का कहना था ये साहब ये तो ऑर्डिनरी कॉमर्शियल सर्विसेज है। ट्रिब्यूनल गिव फर्स्ट टाइम ए डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनरी कॉमर्शियल सर्विस एंड द टेक्निकल सर्विसेज। They say any and every commercial service which I am taking in my routine and ordinary course of business cannot be branded as technical service until and unless some kind of legal knowledge is coming from the service provider to the service recipient. उनका कहना यह है कि अगर जब तक कोई भी एक्ट में भी किसी सर्विसेज को आपको टेक्निकल सर्विसेज कहना है, फॉरगेट अबाउट ट्रीटी, आपको टेक्निकल सर्विसेज कहने के लिए बताना पड़ेगा कि वो स्टैंडर्ड सर्विसेज नहीं है, वो रूटीन सर्विसेज नहीं है, वो रेगुलर सर्विसेज नहीं है, वो नॉर्मल सर्विसेज नहीं है, उनमें कुछ स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर है, उनसे कुछ